कहाँ से स्टार्ट करना था? हाँ, स्टार्ट करना था टेक्निकल टर्म से, लेकिन अगर तुमको और पहले कुछ पूछना है तो पूछ लो। बाद में देखेंगे। ऐसा कोई डाउट तो नहीं है, लिखने के बाद सब क्लियर ही था, छोड़ो। टर्म्स से करो, टर्म्स रिलेटेड टू टेंडर डॉक्यूमेंट। पहला कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन है, कौन बताएगा इसको? अरे जल्दी बोलो। अरे बोले क्या? कौन बताना चाहता? हाँ तो बोलो ना, कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन थोड़ा डिटेल में बोलना। 3 बोल भाई बोल। 4 लेकिन है ना, बारी बारी से सब बोलेगा, ठीक है? हाँ मतलब अरे मेरा वाला लंबा है। अच्छा ठीक है, बोलते हैं। आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर द कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन विल बी स्टार्टेड सो दैट नो डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, मतलब कि जब टेंडर एक्सेप्ट हो जाता है तो ओनर और कॉन्ट्रैक्टर पे कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन जो है वो लागू होगा, जिससे कि दोनों के बीच ज्यादा डिस्प्यूट अराइज नहीं हो। ठीक है, और ये सब जो कंडीशन होता है ना वो टेंडर डॉक्यूमेंट में मेंशन किया हुआ रहेगा, और ये कॉन्ट्रैक्टर और ओनर दोनों के लिए मतलब लागू होता है। इसमें मेनली बहुत सारा क्लॉज होता है, जैसे कि फर्स्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स इन अकॉर्डेंस विद ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन। मतलब कॉन्ट्रैक्टर को स्टडी कर लेना चाहिए अपना ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन का, उसी के मुताबिक वर्क करना चाहिए। ये मतलब रहेगा मेंशन टेंडर डॉक्यूमेंट में। दूसरा रहेगा अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो इसका तो वही है कि मतलब कॉन्ट्रैक्टर को सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 5 से 10% जमा कर देना है। और पहले वही है 1% वो वाला अर्नेस्ट मनी वाला, 4% और सबमिट करता है और 5% बिल से कट होता है। और फिर थर्ड है पेमेंट ऑफ बिल। इस पर लिखा हुआ रहेगा कि भाई पेमेंट एकरा में एक और पहलू है भाई, वो वाला तो था, वो वाला तो ठीक था, लेकिन मान लो अगर पहले जमा नहीं करते सिक्योरिटी डिपॉजिट तो हर बार रनिंग बिल से करते जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। नहीं, यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट में ज्यादा नहीं घुसने का है। ये मतलब बहुत सारा ना है, अभी तो डिटेल में नहीं जाना है यहाँ पे। अरे यार, सिक्योरिटी डिपॉजिट खाली नाम लिखना है भाई, कि अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी नाम है डिपॉजिट भी यहाँ पे। क्लॉज में मेंशन है। सिक्योरिटी डिपॉजिट पढ़ा तो वहां पे तो वो अलग है, ये 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 तो हल्का सा। हाँ, बस वही हाँ। पेमेंट बिल है। ये फाइनल बिल के फर्स्ट एंड लास्ट बिल, पार्ट बिल, मंथली बिल, एडवांस बिल के तौर पे कर सकते हैं। फिर एक टाइम लिमिट रहेगा, इसमें है कि वही डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क लिखा हुआ रहेगा। एक्सटेंशन ऑफ टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम when construction of project should not be completed on due date for completing of work, तो इस will be considered by executive engineer। ठीक है, फिर कंपनसेशन ऑफ डिले के बारे में लिखा हुआ रहेगा। अगर कोई रीजन से एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क में डिले हुआ तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास पावर होता है कि वो कंपनसेट करे, वो भी रीजन देखकर। फिर लेबर के बारे में लिखा हुआ रहेगा कि लेबर जो है बहुत सारा टाइप्स का होगा, जो स्किल्ड, अनस्किल्ड, सुपरवाइजर, गार्ड, ये सब का होगा। और डिपार्टमेंट को इस डिपार्टमेंट शुड वॉच ऑन फॉलोइंग कंडीशन ऑफ लेबर, और इसका 3 क्लॉज लिखा हुआ है कि लेबर शुड नॉट बी चाइल्ड लेबर, लेबर पेमेंट इज बीइंग कंटिन्यूसली मेंटेन्ड, और एक है जो प्रोविजनल फंड जो होता है वो लेबर के लिए मेंटेन किया जाएगा, वही कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। प्रोविजनल फंड में वही ना सर लगता बताए थे कि कुछ जरूरत पड़ा तो वो कॉन्ट्रैक्टर देता है लेबर को, अगर जरूरत हो तो। फिर हाँ, एक प्रोफेशनल फंड में वही था। आर्बिट्रेशन के बारे में लिखा हो रहेगा कि अगर कोई आर्बिट्रेशन डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच हुआ तो वो मतलब कोर्ट में जा सकते हैं, और या फिर आर्बिट्रेटर एगो रहबे करता है। फिर सुपरविजन ऑफ हायर ऑफिसर, इसके बारे में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एनी हायर ऑफिसर कैन विजिट द साइट एंड ही कैन चेंज द डिजाइन, चेंज द क्वांटिटी वर्क, रिजेक्ट द मटेरियल etc। मतलब इतना हायर ऑफिसर के पास पावर है। टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये भी फॉलोइंग रीजन से हो सकता है, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, परफॉर्मेंस ऑफ वर्क देखकर, लैप्स ऑफ टाइम देखकर, अगर टाइम में नहीं करा तो। फिर है एक लास्ट लिखा हुआ है ये डेविएशन पहला फ्रॉम। वाला का डिटेल में समझाइए ना भाई, म्यूचुअल क्या था? आगे आगे में पढ़ना है, सब डिटेल में पढ़ना है, अभी सिर्फ इसका ब्रीफली दे रहे हैं। फिर डेविएशन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्स्ट्रा आफ्टर म्यूचुअल एग्रीमेंट और विथ हेल्प ऑफ क्लॉज कॉन्ट्रैक्टर कैन डू डेविएट और एक्स्ट्रा वर्क। मतलब कि वही है, अगर दोनों का एग्रीमेंट रहा तो ही कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा वर्क को करेगा, या फिर एक्स्ट्रा वर्क जो मतलब वर्क अगर एस्टिमेटेड
कोस्ट में दिया हुआ था उसको चेंज करके या दूसरा स्पेसिफिकेशन से करेगा, इतना ही है। अब टाइम लिमिट है, डिफेक्टिव मटेरियल, अब आगे में जितना है ना, अभी बोले ना शॉर्ट में, सबको डिटेल में पढ़ना है, एक एक करके बोलते जाओ। हाँ सब तो टेक्निकल टर्म में ही है। हाँ अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में एक और लाइन हम लिखे थे, इट इज कंडीशन बिटवीन वर्क एंड कॉस्ट के बीच का ये कंडीशन है। और एक और क्या लिखे थे, हाँ ये तो लगता है तुम बोले थे अमन की कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन इसलिए रहता है ताकि डिस्प्यूट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट के बीच ना हो। हाँ। तो उसमें सब स्पेसिफाई रहता है टर्म्स एंड कंडीशन। हम्म। चलो ठीक है, ये सब हम डिटेल में नहीं लिखे हैं, सिर्फ लाइन लिख दिए हैं। तो अगला है टाइम लिमिट। हाँ बताते हैं हम टाइम लिमिट। बोलो। देखो इसमें लिखा हुआ है ना कि कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी मतलब कि प्रोजेक्ट हुआ ना तो उसमें टाइम ऑफ कंप्लीशन यानी कि पीरियड ऑफ कंप्लीशन जरूर मेंशन रहेगा, ठीक है। तो किस किस मेथड में रह सकता है, तो देखो या तो एक फिक्स डेट दिया हुआ है, गिवन डेट पे उसको मतलब कंप्लीट कर देना है। जैसे कि देखो मान लो कि कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो उसको बता दिया जाए कि देख भाई कुछ जयंती आने वाला है या कोई खास दिन आने वाला है, उस दिन इसका ओपनिंग सेरेमनी करना है, तो इसके पहले तो कंप्लीट करना तय है। तो ये एक डेट हो गया टाइम लिमिट में। फिर हुआ कि नंबर ऑफ कैलेंडर मंथ्स भी दे दिया जा सकता है कि एक साल मतलब कि 12 महीना 6 महीना कैसे कंप्लीट करना है वो। वर्किंग डेज में भी दिया जा सकता है। तो ये 3 तरीके से हम लोग टाइम ये पीरियड ऑफ कंप्लीशन को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें लिखे है ना कि टाइम अलॉट जो होता है ना कंप्लीशन ऑफ वर्क को, उसमें रेनी सीजन को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। रेनी सीजन को लेकर के ये टाइम लिमिट को शायद बनाया जाता है। हमको लगता है कि रेनी सीजन हमेशा मेंशन रहता है क्या। कुछ खास परिस्थितियों में शायद इसको हटा दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए हाँ होता है लॉकडाउन आ जैसे गया। कि बहुत लॉकडाउन का तो बात है अभी बाद में करेंगे। हाँ हाँ, जैसे अभी मतलब रेनी सीजन पे बात हो रहा है। वो हमको बाद लगता है कि में सारा अलग होगा। सारा प्रोजेक्ट में रेनी सीजन ये मेंशन रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जाड़ा में फिर कम है तो उस वक्त तो रेनी सीजन का चांसेस कम लॉट रहता रहता है, है। लॉट रहता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा फिर है ना कि इफ द वर्क अलॉटेड टू द कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट कमेंस्ड और प्रोग्रेस्ड, ये प्रोग्रेस ऑफ द वर्क इज नॉट प्रपोनेस्ट, मतलब इसका साफ साफ कहने का मतलब ये है ना कि अगर वर्क जो कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर वो मतलब कि मतलब प्रपोर्शनल नहीं है ये टाइम का, ठीक है। कहने का मतलब है कि अभी उसके पास टाइम कम बच रहा है और अभी काम आधा भी नहीं किया है, ठीक है। तो उस केस में उसको पेनाल्टी कुछ देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को। कितना और देता है? कारण पेनाल्टी में तो अभी ऐसे कुछ है नहीं मेंशन। एक से वो तो 10%। हाँ हाँ, और वो वो तो भी तो पेनाल्टी ट्रेंडिंग पेनाल्टी का केस आ इंजीनियर है जाएगा। ना, हाँ वही डिसाइड करेगा। हाँ वो है पेनाल्टी के केस में वो है। तो कहने मतलब अभी यहाँ टाइम लिमिट में सिर्फ ये समझो ना कि प्रोग्रेस नहीं ना सही से किया है काम का तो उसको पेनाल्टी देना होगा, ठीक है। कितना देना होगा आगे का बात है। फिर है कि डिले में भी कॉज, डिले जो होगा कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा तो वो किस पे डिपेंड करेगा। देखो वो ऑनर के कारण भी हो सकता है डिले, मान लो कि डिजाइन स्पेसिफिकेशन चेंज कर दिया, एक्स्ट्रा काम दे रहा है तो इसका कारण भी तो डिले हो सकता है, ठीक है। ये ऑनर के कारण हुआ, और है कॉन्ट्रैक्टर के कि कारण। जहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना है वो जमीन ही नहीं खाली किया है, करवाया है डिपार्टमेंट, हाँ इसके कारण भी तो हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर थोड़ी ना खाली करवाएगा। फिर हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर के कारण तो होगा, वो तो आगे पढ़ना ही है। और एक्ट्स ऑफ नेचर के कारण वही जो बताया, रेनी सीजन हो गया या समझ लो कि बाढ़ ही आ गया प्रोजेक्ट के एरिया में या कुछ और भी हो गया, ठीक है। तो एक्ट ऑफ नेचर भी हो सकता है, तूफान उफान हो गया, बहुत सारा ये गिर उड़ गया प्लांट जो लगाए हो वो सब, ये भी हो सकता है एक्ट ऑफ नेचर में। तो कॉन्ट्रैक्टर ला देखो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं हम, बैड वेदर कंडीशन यानी कि बहुत बुरा मौसम किया हुआ है। जैसे कि अभी देखो ना सीवर वाला जो हम रिकॉर्ड किए थे ना, देखे हो वीडियो, वो वाला प्रोजेक्ट है ना जो अभी काफी स्लो डाउन हो गया है क्योंकि जब भी पानी पड़ रहा है तो वो जो एक्सकेवेट किया है ना उसमें पानी भर जा रहा है। तो जब पानी भरा हुआ रहेगा वो जिसमें सीमेंट ये सीवर बनाना है तो उसको एकदम रोक दिया है काम को, ठीक है। तो और मान लो कि पानी नहीं पड़ता तो वो काम कुछ तेजी से आगे बढ़ता। तो वेदर कंडीशन के कारण तो होता ही अफेक्टेड। फिर है डिस्प्यूट विथ लोकल अथॉरिटी, जो अभी अनुज भाई बोल रहे थे जमीन का मामला हो सकता है, यानी लोकल अथॉरिटी के साथ डिस्प्यूट हो सकता है ऑनर प्लॉट को लेकर के, ठीक है। फिर और भी कंडीशन है जैसे राइट्स छिड़ गया, लॉकआउट्स हो गया, लॉकडाउन हो गया, ठीक है। ये सब सप्लाई ऑफ मटेरियल को इफेक्ट करते हैं। तो जब तक मटेरियल सप्लाई नहीं होगा तब तक क्या होगा हम लोग का वर्क प्रोग्रेस कैसे होगा। फिर है मटेरियल्स आर नॉट अवेलेबल इन टाइम, मान लो कि मटेरियल ही टाइम पे नहीं आया तो वर्कर बैठल रहेगा उस टाइम में तो ये मतलब कि वर्क नहीं हो पाएगा। तो वही यही बात है कि काम जो है हमारा क्या हुआ सफर करेगा। और कुछ लिखे हो टाइम लिमिट में तो बोलो। नहीं, सब तो बोल ही दिया।
आप तो बहुते नहीं बोल दिए। अच्छा, पेनाल्टी के बारे में कुछ फिर बोलिए, पहले संदीप भाई एक्सटेंशन थोड़े अभी। टाइम पहले टाइम एक्सटेंशन एक्सटेंशन का टाइम बोल देते हैं। एक्सटेंशन टाइम पहले है? हाँ, टाइम हाँ एक्सटेंशन पहले है। अच्छा ठीक है, उसी को पहले बोलिए, जो हाँ ठीक है। बोलना चाहे बोलिए जल्दी से, और ये जल्दी आप थोड़ा कीजिए। आपके बोला से रिलेटेड ज़्यादा है। टाइम एक्सटेंशन तब ये दिया जाता है जब डेट ऑफ कंप्लीशन जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है उस टाइम पे नहीं कॉन्ट्रैक्टर काम करके देता है। ये बहुत कारण से हो सकता है जो कि आप बता ही दिए हैं। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट इज नोन एज टाइम एक्सटेंशन, ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम लिमिट देयर इज नीड ऑफ टाइम एक्सटेंशन। क्या बोल रहा है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम लिमिट देयर इज नीड ऑफ टाइम एक्सटेंशन, अगर जो नहीं काम हुआ है तब, ठीक है। फॉर टाइम एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्टर हैज टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गिविंग ऑल द पार्टिकुलर्स एंड रीजन फॉर डिले। कौन कौन सा कारण है जिसके कारण उसका डिले हुआ है? द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कंसिडर्स द रिक्वेस्ट एंड verifies the reason for delay in execution of work, therefore he grant an extension of time on reasonable ground। अगर जो बताया है वो अगर सही है उस आधार पर उसका मतलब एक्सटेंशन ऑफ टाइम करता है कि हाँ भाई इतना दिन में अब तुम कर देना, नहीं हो पाया। ये बहुत कारण से हो सकता है, जो काम नहीं मतलब टाइम पे किया था आप हम बता ही दिए हैं। टाइम एक्सटेंशन हाँ, इस पे एक पॉइंट और था कि एक सप्ताह पहले एक्सपायरी डेट जो है ना उसका, हाँ टाइम लिमिट, उसके एक सप्ताह पहले ही ये देना होगा, लेटर देना होगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कि अच्छा टाइम एक्सटेंड करवाना है। अच्छा, और ये एक ठीक है, सप्ताह पहले ही। हाँ हाँ, एक सप्ताह, कम से कम एक सप्ताह, वो तो और पहले भी दे सकता है अगर उसको अंदाजा हो गया कि एक्सटेंशन का जरूरत है तो। अच्छा, इसमें और एक रीजनेबल ग्राउंड कहने का मतलब है ना कि वो चेक करेगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाँ हाँ कि कि सही बोल रहा है कि ना। हाँ, सही बोलने का बात नहीं है यहाँ पे, मतलब कि एक्सटेंशन ग्रांट करने का पॉसिबिलिटी बन भी रहा है कि नहीं, ये चेक हाँ करेगा। हाँ हाँ, ये भी बात है। अगला शायद पेनल्टी है। बोल यार, पेनाल्टी के बारे में कुछ, बहुत सिंपल है ये। पेनाल्टी क्या है? फाइन है मतलब, या अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन बोल सकते हैं। अगर टर्म्स एंड कंडीशन, अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है टर्म्स एंड कंडीशन जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जैसा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है वैसा फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो उसका पेनाल्टी लगेगा। और पेनाल्टी क्या मतलब, पेनाल्टी जो डिपेंड करता है वो डिपार्टमेंट कितना लॉस सफर किया है या जो भी अदर पार्टी है कितना लॉस सफर किया है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है स्पेसिफिकेशन ये कि जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है उस पर काम नहीं करता है या फिर बैड वर्कमैनशिप करता है, बैड तो वर्कमैनशिप पेनाल्टी है। लगेगा। हाँ वही है। द वर्क नॉट अगर मान लो बिल्कुल ही तब ये सही है तेरा स्पेसिफिकेशन के बे। खिलाफ ना जाकर, मतलब बिल बहुत खराब। आ रहा लगता है। रुक, हम बता देते हैं, तुम अभी रेस्ट लो। संदीप भाई, आप बताना चाहिएगा इसको। अरे ठीक तो बोल रहे हैं, थोड़ा बोलेंगे अभी। कोई बोलने दीजिए ना। बोलो, थोड़ा धूप चुका रहा लगता है कि उसका तबीयत सही नहीं है। ठीक है बोलो बोलो। बोलो यार, बे, अब ठीक है। एकदम खराब सही है। था, खराब है नहीं, ये बोल सकते हैं। अजय कुंदन जी आप बोलिए। फिर उसके बाद क्या था कि ए करण बोले दे बोल ही रहे हैं भाई। नेट स्लो है जी। स्पेसिफिकेशन के खिलाफ। अरे बोलना भाई करण। रुक भाई, मोटवा चुप हो गया, हम बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो करण जैसा कि बताया कि बैड वर्कमैनशिप भी हो सकता है या अनसेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस के केस में भी पेनाल्टी लगता है, जैसा कि बताए थे टाइम लिमिट वाला में। चलो देखो देखो ये हुआ ना, कहने का मतलब है कि प्रोग्रेस जो काम को लेकर के है ना बहुत स्लो है, मतलब कि मोर देन हाफ टाइम लिमिट हो गया है, लेकिन उसी हिसाब से आधा काम भी हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ है अभी तक। तो ये भी, इस केस में भी पेनाल्टी लगेगा, ठीक है। फिर है कि नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, कहने का मतलब कि स्पेसिफिकेशन जो है उसको चेंज कर दिया है, यानी उसको फॉलो नहीं किया है। तो दो केस बनता है, जैसा कि आगे हम लोग, सर लगता है कि फिफ्थ फिफ्थ ही ना था मन, हाँ फिफ्थ ही था यूनिट, उसमें बताए थे कि देखते हैं कि जो है स्ट्रक्चर वो साउंड है या नहीं, मतलब चलने लायक है या नहीं, उसके हिसाब से पेनाल्टी लगता है उसका। लेकिन बहुत सारा केस ऐसा होता है ना कि स्पेसिफिकेशन चेंज कर दिया तो उसको डिसमेंटल करवाओ और फिर से रिकंस्ट्रक्शन करवाया जाएगा, वो तो डिपेंड करेगा सुपरवाइज जो कर रहा है या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो बताएगा। फिर है कि कॉज ऑफ पेनाल्टी में एक और है कि डिले इन वर्क। डिले इन वर्क तो समझ ही रहे हो, उस पर तो पेनाल्टी लगता ही है। फिर है सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कहने का मतलब यह है ना कि जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में बिजी हो गया और अब बिना कुछ इन्फॉर्मेशन के ही वो क्या किया ना कि
कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर को उठा के काम दे दिया कि भाई तू संभाल ले आगे, तो उस केस में उसको पेनाल्टी देना होगा। फिर है कि टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कहने मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट बिना कोई सॉलिड कारण के या ऐसे ही छोड़ दिया, तो उस केस में भी उसको ये पेनाल्टी लगेगा, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ वर्क बताओ तो मन क्या है? सस्पेंशन मतलब ये है ना कि काम को बीच में छोड़ छाड़ के भाग गया। हाँ वही है। हाँ वही है। फिर है वही जो तुम पूछे थे पहले कि मैक्सिमम पेनाल्टी जो है वो 10% सस्पेंशन वो लगेगा। नहीं है, सस्पेंशन ये है ना कि अगर हम्म। टर्मिनेशन होने वाला है उसके अच्छा पहले है ना डिपार्टमेंट की तरफ से वर्क को रोक दिया जाता है कि, और उसको एगो नोटिस भेज देगा कॉन्ट्रैक्टर को कि आपका वर्क रोक दिया गया है, आप ये सब फॉल्ट किए हैं, इसको सही करिए इतना टाइम लिमिट में, तब आपको ओ मतलब कि ठीक है, वही हुआ सस्पेंशन ऑफ। अच्छा अच्छा, और नहीं अगर फुलफिलमेंट करेगा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट को हटा छीना भी जा देंगे, सकता टर्मिनेट हटा कर दिया देंगे और जाएगा। क्या, है। हाँ हाँ, टेंडिंग में देखो चलो। देखो यही है कि मैक्सिमम पेनाल्टी जो है ना वो 10% लिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का, यानी होल वर्क अमाउंट का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कैन बी इम्पोज टू हिम, ठीक है, उसी से लिया जाएगा। और मान लो कि बहुत कचड़ा काम किया है ना, तो उसी से पैसा लेके और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को भी काम दिया जा सकता है, ये भी ये क्या बोलते हैं प्रोविजन है उसमें, ठीक है। अब आगे है डिफेक्टिव मटेरियल एंड वर्कमैनशिप, बताइए संदीप भाई। कुंदन जी आज लिसनिंग करेंगे कल से। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, कौन बोलेगा? डिफेक्टिव मटेरियल एंड वर्कमैनशिप सिंपल ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। बोले अरे यार हाँ लाइनों बोलिए, कट गया। बोलिए ना, तो देखिए लाइन कटने से इसका क्या लेना देना है? ना लैपटॉप चार्ज नहीं है। देखिए डिफेक्टिव वर्कमैनशिप मतलब मटेरियल एंड वर्कमैनशिप कहने का मतलब ये है कि हम लोग ज्यादातर देखते हैं कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करता है कि घटिया सामान ले आता है और रोड वोड ये सब बनाते रहता है, जब जाके ऊपरे देखिएगा तो ऊपरे बढ़िया मटेरियल यूज करता है, जबकि रोड के बीच में मतलब घटिया ग्रेड 1 ग्रेड 2 लिखा रहता है लेकिन ग्रेड 3 वाला लगा देता है। तो ही है कि वर्कमैनशिप नहीं सही से करता है, डिफेक्टिव मटेरियल का यूज करता है। During construction of work, sometimes it is found that contractor is using defective material, ठीक है, and imperfect workmanship. Then after supervision of officer, contractor is liable to remove such type of defective materials and defect to work. कहने का मतलब है कि वो जो ऊपर से ऑफिसर लोग आएंगे, सुपर कोई लगता है ज्वाइन करना चाह रहा है। फटाक फटाक बताइए दम, बहुत हाँ सिंपल हाँ है। मतलब हाँ हाँ, कोई अगर मान लीजिए तार टूट जाता है जी। If contractor failed to do so within a specified period decided by engineer in charge, then department can invite another contractor and do this work at the cost of previous contractor. कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए एक टाइम लिमिट देता है कि हाँ अपना डिफेक्ट आप सुधार दीजिए, जो भी आप डिफेक्ट किए हैं, वर्कमैनशिप में खराबी किए हैं, डिफेक्टिव मटेरियल के यूज किए हैं, उसको कबाड़ के फिर से नया अच्छा मटेरियल यूज किया। अगर वो नहीं विद इन पीरियड ऑफ टाइम अगर कर पाता है तो पैसा उसका पैसा जब्त करके फॉरफिट करके अर्नेस्ट मनी और उसको क्या बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो हाँ सब forfeit। मतलब हाँ पेनाल्टी एक लगेगा उसमें, हाँ उसका पेनल्टी 10%। लगेगा और उसी से पैसा हाँ वसूल के नया कॉन्ट्रैक्टर को जो हो सकता है कि उसके बाद वाला कॉन्ट्रैक्टर या फिर से टेंडर निकाले, हाँ इस हाँ आधार पर बिल्कुल, कर इनवाइटिंग सकता है। अनदर कॉन्ट्रैक्टर भी निकाल, वो तो इंजीनियर हाँ इंचार्ज बताएगा, हाँ ठीक है। हाँ, अच्छा बस ठीक इतने है, था। मतलब कि पैसा उसा जो है ना रेक्टिफाई करने का भी वही देगा, कॉन्ट्रैक्टर ही देगा। हाँ हाँ, तो सब और डिपार्टमेंट कुछ का अपना पॉइंट है लॉस मन? थोड़ी ना होता है। और भी कंडीशन है ना कि 1 से 10% पर डे के हिसाब से लगता है, ऐसा कुछ हाँ कंडीशन हाँ, ये वाला लाइन नहीं बोला है। नहीं बोला है? ये बताइए। क्या है, ये क्या है? पेनाल्टी वही 1 है से मतलब 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्टर वही, और अगर फिर था कि स्पेसिफाइड टाइम में नहीं किया तो वही लगता है, और क्या पर डे कंपनसेशन चार्ज लगता और है फिर 1 से ये 10%। करता है कि अगर पैसा ना देवे के तैयार है तो पूरा सामान में सील कर लेगा। लो हमरा से बोलो। हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्टर को टूल्स हाँ एंड टूल्स प्लान एंड कॉन्ट्रैक्टर प्लान लगा है, पूछ लेता है। तो हाँ लॉ सील कर लेंगे तुम्हारा सब काम। यार तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा। लूट गया। चलो तो टर्मिनेशन ऑफ लूटेगा तो कॉन्ट्रैक्ट ये से लगता है होता है। कि टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर को हम ही बोलते हैं, करण को मौका दिया जाएगा सस्पेंशन ऑफ वर्क को बोलने का। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब साफ साफ नाम से ही जाहिर है कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करना, यही ना हुआ। तो देखो द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अंडर फॉलोइंग कंडीशन, तो देखो कंडीशन बोल रहे हैं, लगता है कि 5-6 को लिखे हैं, उसी को बोलते हैं। सबसे पहले हुआ यही कि कंप्लीट, यानी काम जो है ना वो जो उसको टाइम लिमिट दिया गया उसके अंदर वो कंप्लीट मतलब कि नहीं किया है या करता नजर नहीं आ रहा है डिपार्टमेंट को, तो उस केस में टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। फिर हुआ कि इफ द कॉन्ट्रैक्टर सबलेट्स हिज कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द रिटन परमिशन ऑफ द डिपार्टमेंट, जैसा पहले बताए थे कि छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर को थमा दिया वो काम और डिपार्टमेंट से इसका कुछ परमिशन भी नहीं लिया, ठीक है।
या हमको लगता है ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होता है ना उसी टाइम उसमें लिखा रहता है कि सबलेट कर सकता है या नहीं, लेकिन बीच में अगर कर दिया बिना परमिशन के तो अ, सबलेट तो कर ही सकता है, लेकिन परमिशन लेना हाँ पड़ेगा। परमिशन लेना पड़ेगा, वही लिखा बात है। हुआ रहने के बाद अलग है, पूछना पड़ेगा हम्म। पहले डिपार्टमेंट से। हाँ डिपार्टमेंट से तो पूछना पड़ेगा ही, वो तो सबलेट तो किसी भी केस जरूरी में। होता है जी, मतलब मान हाँ लीजिए कोई स्पेशल अब वर्क आपको करवाना है हाँ तो। हाँ कुछ दिन के लिए पावर ऑफ अटर्नी शायद दे सकता है किसी छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर को भी कि ये संभालेगा, लेकिन वही उसके लिए प्रोसीजर है। मान लो कि प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो उसमें टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। फिर आगे है ना कि ड्यू टू चेंज इन पॉलिसी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ साइट और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। कहने का मतलब इसका क्या हुआ कि पॉलिसी में चेंज कर दिया कॉन्ट्रैक्टर जो है, ठीक है, या साइट ही अवेलेबल नहीं, इसका मतलब समझ रहे हो मन क्या है, नॉन हाँ जी, अवेलेबिलिटी ऑफ जहाँ पे साइट। कंस्ट्रक्शन करना है वो क्लियर है नहीं है उन जगह, अच्छा बोले हाँ, नहीं तो थे उस केस शुरू में भी में। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। फिर हुआ कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव का रीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन कहने का मतलब यही ना हुआ कि ऑनर की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से ही उसको टर्मिनेट किया जा रहा है। मान लो कि बजट का कुछ गड़बड़ हो गया या कुछ और ऐसा ही कारण, या डिजाइन में कुछ चेंजिंग हो नहीं, गया तो। एडमिनिस्ट्रेटिव में मतलब ये ना प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब कि कानून से रिलेटेड ना होगा, अगर शहर में अशांति सब वाला टाइप का। अच्छा ऐसा कुछ है। हाँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव तो वही लगता है। हाँ ठीक है, इसके बारे में और देखेंगे थोड़ा। ठीक है, इतना याद रखो कि पॉलिसी अगर चेंज हुआ तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ साइट, और एक और लिखे हैं कि अदर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। फिर थर्ड है ना कि म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी कि दोनों पार्टी जो है यानी डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर दोनों मिल के ही कहे कि भाई नहीं काम पार नहीं लगेगा, दोनों अगर राजी हो जाता है तो उस केस में भी टर्मिनेट किया जाएगा। मतलब काम वगैरह सही चल रहा था लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन बन गया कि नहीं भाई अब आगे नहीं कर सकते हैं। मतलब झेल सर लगता है कि इसको बताए थे कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बोलेगा कि आगे नहीं काम कर पाएगा वो, तो उस केस में म्यूचुअल एग्रीमेंट होकर के भी टर्मिनेट किया जा सकता है। अच्छा और कुछ लिखे हैं उसको बताते हैं। फॉर टर्मिनेटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को अगर टर्मिनेट करना है तो चार्जेस शुड बी फ्रेम्ड अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर को वही है कि कुछ ना कुछ फाइन तो देना ही होगा। तो थर्ड नोटिस इज सर्व्ड टू द कॉन्ट्रैक्टर हु हैज टू रिप्लाई विद इन 1 वीक टाइम। तो इसके लिए टर्मिनेट अगर करवाना होगा तो शायद डिपार्टमेंट ही क्या करता है ना कि एक लेटर है जिसका रिप्लाई कॉन्ट्रैक्टर को देना होता है 1 वीक के अंदर ही, जैसे ही लेटर मिला उसका 1 वीक के अंदर उसको रिप्लाई देना होगा। मतलब कि देना होगा कारण इफ द कॉन्ट्रैक्ट, और अगर कोई स्पेसिफिक कारण नहीं दे पाता है, वैलिड रीजन नहीं दे पाता है, तो उस केस में उसका टर्मिनेट हो जाएगा, काम जो है वो कुछ पॉइंट छोड़े छीन हैं लिया क्या जाएगा। टर्मिनेटिंग करने हाँ, में? एक और पॉइंट है। हाँ बोलो, हम नहीं लिखे हैं। अगर जो मान लीजिए कोई कोई कॉन्ट्रैक्टर लतखोर होता है, पेनल्टी 10% लगा है, मैक्सिमम पेनल्टी लग भी गया है, तो वही वो नहीं काम सही से कर रहा है, तो इस स्थिति में भी टर्मिनेट कर दिया जाता है। अच्छा हाँ हाँ ये बात भी है, लेकिन 10% ठीक है लॉस में जाएगा, लेकिन तो वही पेनाल्टी लतखोरी कर देने रहा के बाद भी। अच्छा, है। कंपेंसेशन और पेनाल्टी में अंतर बताओ हमको। कंपेंसेशन मतलब वही हुआ कि जो लॉस जितना किया है उसका देगा, वो भरपाई करेगा। और एक और क्या बोले? पेनाल्टी और कंपेंसेशन। अरे कंपनसेशन कहने का मतलब कि समझौता करके कुछ देगा, पैसा ही देगा। हमरा पेनाल्टी लगता है मतलब तो ना कि सीधे सीधे पेनाल्टी समझ लो कि मतलब फाइन हो गया। मैक्सिमम 10% हाँ और पेनाल्टी कहने कंपनसेशन मतलब मतलब। वो फीस ही देगा, ठीक है। और हाँ, कंपनसेशन कहने मतलब कुछ बना उना घरे करके से भी। हाँ, घरे से देगा। बताओ यार, क्लियर कट हमको डिफरेंस नहीं पता है, ऐसे ही हम बोल रहे हैं। सुनने में तो वैसने लग रहा है जैसा तुम लोग बोल रहा है। सुनने में तो हमको भी ऐसा ही लगा, तभी तो बोल रही है। कंसेशन में मतलब वही लग रहा है कि कहने का मतलब मैनेज कुछ होगा, काम उम मैंने करेगी। कर लेगा, फाइन देगा, और पेनाल्टी है कि पूरा उसी पे दोषी है भाई, तू दे पैसा। हाँ हाँ पैसा तो सीधे पैसा से बात होगा, पेनाल्टी लगा तब। हाँ वैसा ही लग रहा है सुनने में। बताओ करण, तेरा क्वेश्चन था, तेने बताएगा हमको भाई। ऐसा लगा था, ठीक है हम बता रहे हैं। हमको ऐसा हाँ लगा, पहला तो आप कंपेंसेशन ठीक बोले कि मतलब लग गया भाई तो उतना दे दो, लेकिन पेनाल्टी में हो गया कि गया ऑडियो। सुत के लोग मटका। कट गया, टूट गया, कर बड़ी कट रहा है। अच्छा ठीक है, वो आएगा तब बताएगा। अच्छा अगला सस्पेंशन ऑफ वर्क का कोई लो जिम्मेदारी, एक्चुअली में करण को बोलना था ये। बताओ मन, तुम सस्पेंशन के बारे में तो जानते ही हो। अब। वही देखिए हम ना। हेलो सच। हाँ, हेलो आया क्या? हेलो। आदित्य, हाँ आ गया करण। बताओ यार, तुम बता रहा था कंपनसेशन और ये पेनाल्टी में। हम पेनाल्टी के बारे में बता रहे थे कि मतलब वो फिक्स हो गया कि तुम कितना देना है तो देना है, काम खराब कर दिया तू पूरा। लेकिन कंपेंसेशन में क्या होता है कि मतलब तुम थोड़ा बहुत काम खराब किया है तो इतना रेट से, इतना फाइन के हिसाब से पर डे या पर मंथ के हिसाब से इतना पैसा दे दो।
मतलब कितना दिन में तुम्हारा खराब हुआ? जैसे लास्ट में क्या था, लिक्विडेटेड डैमेज में क्या हो रहा था कि मतलब ऑब्जेक्टिव खराब कर दिया है, जितना दिन लेट किया है उसके हिसाब से कंपेंसेट कर दो, उतना पैसा हमको भरो। हमको शायद ये लगा कि यही डिफरेंस। अच्छा ठीक है, एक बार और हम इसको चेक कर लेंगे। अब सस्पेंशन ऑफ वर्क बताओ करें, तेरे ही बताना सिंपल है ये, और दो को बताना, सस्पेंशन ऑफ वर्क और सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। करण को कोई और सबलेटिंग के बदला कोई और दे दीजिएगा, सबलेटिंग हम ही बताएंगे। ले भाई बोल। नहीं सबलेटिंग बोलेंगे, कंपनसेशन आप ये पहले सस्पेंशन बोलो यार, पहले सस्पेंशन, और जल्दी बोलना, बोला है यार 1 घंटा में, आधा घंटा हो भी गया। फिर सो गया। अरे बोल, आवाज हम बोलो अमन, तेरा ही लग रहा है किस्मत में। सस्पेंशन जो है टर्मिनेशन से पहले का प्री एक्शन है, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्टर रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, तो वर्क कैन बी सस्पेंडेड बाय द डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये जो सस्पेंड करेगा इसको इन्फॉर्म कर देगा, वो भी रिटन में, कॉन्ट्रैक्टर को, कि तुम्हारा वर्क सस्पेंड कर दिए हैं क्योंकि तुम ये सब इसका मतलब स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया है, इस डिफिशियंसी को रिमेडी करो, और एक टाइम फ्रेम दे देगा, इसमें करना है तो करो, नहीं तो तुम्हारा एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो वही है सस्पेंशन, प्री एक्शन ऑफ टर्मिनेशन। हाँ ठीक है, इसमें ये भी तो हो सकता है कि मान लो कि वो नहीं सही कर पाए तो नया टेंडर निकाल करके सही करवाया जाए काम। हाँ, तो वही तो, एग्रीमेंट खत्म होगा तो फिर नए निकालेगा ना, और अगर कर दिया वो टाइम फ्रेम में तो वही है, लेकिन पेनाल्टी तो टर्मिनेटिंग के बाद क्या एक्शन है? हाँ नहीं, इसमें लिखे थे ना कि इन्फॉर्म करने के बाद उसका सस्पेंशन में रहेगा वो, और नया कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा लेंगे, उसके बाद फिर शायद उसी कॉन्ट्रैक्टर को वापस दिया जा सकता है काम। कि भाई अब सुधर गया, अब इसके बाद काम करो। सर बाहयात काम कब करवाते हैं? वही तो अरे सुधारने के लिए भी वो कॉन्ट्रैक्ट निकाल सकते हैं ना, खाली सुधार के चल जाओ। नहीं, हमको नहीं लगता। ना सुनिए ना, ये जो सस्पेंशन ऑफ वर्क कर देंगे तो इतना दिन, तो अगर मान लीजिए कुछ दिन तक बंद रहा तो वो जो खराब काम किया है उसको सुधारने में लगा, तो इसमें डेट भी तो अफेक्ट करेगा, ये डेट ऑफ कंप्लीशन। सब चार्ज लगेगा, सब चार्ज लगेगा उसमें, पेनाल्टी सब लगेगा इसमें। अब फिर तो ही कॉन्ट्रैक्टर बना के काम करेगा सब है। हाँ तो और क्या, टाइम फ्रेम दिया हुआ ना, उसके अंदर वो अगर कर लिया वो काम को सही तो ठीक है, मतलब उतना तो ना पड़ेगा, टर्मिनेशन हो जाएगा ना। टर्मिनेशन हो जाएगा। सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलिए, और इसमें और कुछ पॉइंट ऐड करना है सब सस्पेंशन में? बोलो, मेरा इतना ही लिखा था पूरा। और जल्दी कर भाई, और कुटाई बंद करो पहले। सबलेटिंग बोलिए। हाँ, सबलेटिंग थोड़ा जल्दी कीजिएगा। ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब है कि सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी से दूसरा पार्टी में, या तो फुल कॉन्ट्रैक्ट का ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर कुछ पार्टली। फुल कॉन्ट्रैक्ट का ट्रांसफर कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है मर गया तो नया कॉन्ट्रैक्टर को बुला दिया, वो अपना काम करेगा, या फिर हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्टर अनेबल हो वो काम करने के लिए। या फिर पार्टली कहने का मतलब है मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो स्पेशलिस्ट है फलाना काम करने के लिए, तो इस स्थिति में उसको बुलाया जा सकता है डिपार्टमेंट से ऑर्डर लेके। यही है सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें लिखा हुआ है ऐसे सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली नॉट एडवाइजेबल, काहे कि डिपार्टमेंट को उतना ज़्यादा हैंडल करने में परेशानी होता है, इसीलिए। हाउएवर देयर आर सम सर्कमस्टेंसेज when it is desirable and beneficial for the owner to subletting. Such circumstances are follows: a special part of the work for to a specialized firm, बोलवे कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो स्पेशलाइज है कोई काम करने के लिए। फिर सिकनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, मान लीजिए बीमार पड़ गया कॉन्ट्रैक्टर था या फिर मर गया था। फिर अर्ली कंप्लीशन, ये तीसरा वाला नहीं हमारा समझ में आया था, कोई समझाइएगा तो। अर्ली कंप्लीशन ऑफ वर्क, देन कॉन्ट्रैक्टर कैन सबलेट पार्ट ऑफ वर्क, ये क्या है? मतलब अर्ली कंप्लीशन करवाना है तो सबलेट कर सकता है, और क्या। अच्छा, फिर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर, मान लीजिए उसके पास टूल्स एंड प्लांट्स अच्छे नहीं हैं वो, लेकिन वो टेंडर ले लिया है। फिर डेथ ऑफ हायर पर्सनल स्टाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, जो बोलवे किए। और कुछ है? हाँ, और था स्पेशल नेचर का अगर बीच में काम आ जाता है ना तो सबलेट कर सकता है। क्या बोल रहे थे करण? मतलब स्पेशल नेचर का वर्क आ जाए, समझ रहे हैं, जैसे कि
मतलब बोल रहे थे, बड़ी हाँ घटिया हाँ रीजन दे दिए, सबलेट कर दिया। बोल रहा था उस पॉइंट में लिखा ये था कि एक मान लो कुछ वर्क जो पार्ट ऑफ वर्क है वो बहुत जल्दी हम्म। कंप्लीट कर दिया और थोड़ा बहुत पार्ट बच रहा होगा तो वो सबलेट हाँ करके तो दूसरा वही काम वही करवा बोल रहे सकता हैं, है। तो वही तो घाटिया रीजन कुछ दिए पे, बोले कि जल्दी कंप्लीट कर देवे दिया है नहीं तो क्या, मतलब, बोले और नहीं। डिटेल में हम नहीं बोले, हम उसकी उसी को बोल दिए। हम समझ तो रहे थे बात को, तो लगता है बात हम सर को ही बताए थे डिस्कशन के टाइम पे, कि मान लीजिए कि तो पहले घटिया कर दिया मतलब कि मोर देन हाफ टाइम में क्या कर दिया वो, मतलब आधा टाइम, मतलब ठीक प्रोपोर्शनल है, जो चल रहा है घटिया ना उससे रीजन आगे बोल ही दिए चल रहा हम। है। अरे हम अब समझे घटिया जो रीजन को तुम्हारा चेंज हम थोड़ी नहीं बोल रहे करेंगे। हैं, मेरा वाला में अरे कुछ लगाना। मतलब रुक कि हम बता काम रहे कर लिया जल्दी, ठीक है, और उसको जाने का मन है तो चल गया थोड़ा सा पार्ट ऑफ वर्क छोड़ के, जिसको सबलेट कर सकते हैं ना, यही ना। हाँ एकदम सही। हाँ वही है। चलो आगे हम बताते हैं अब। हिस्ट्री एक है। और इसमें ऐड करना है करण, इसमें सबलेटिंग में। देखना पड़ेगा हमको। अरे वही है कि इसमें परमिशन लेना पड़ता है, अप्रूवल लेटर लेना पड़ता है डिपार्टमेंट से, और क्या सबलेट करने से अच्छा पहले। है, एक पॉइंट और था कि मान हाँ लो जो जिसको सबलेट करके काम सबलेट दे दिए, जिसको काम दे दिए, मान लो डिले करता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेन कॉन्ट्रैक्टर ही होगा। हाँ मेन कॉन्ट्रैक्टर ही होगा, ये तो है। हाँ हाँ है। पेनाल्टी वनाल्टी भी उसी पे लगेगा, मेन कॉन्ट्रैक्टर पे। हाँ। रिस्पॉन्सिबल है तो पेनाल्टी बाबू ओकरे पे नहीं लगेगा। हम्म। चलो अच्छा, एक बात और था यार कि सबलेटिंग जो है ना वो नॉट एडवाइजेबल है, यानी कि डिपार्टमेंट के हिसाब से ये हाँ ये तो बेकार का शायद। चीज है। बोले थे ना कि मतलब ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा, हम्म, फिर ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन ये हाँ सब हाँ भी हाँ होगा। हाँ, बोले 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 थे कि प्रॉब्लम्स बहुत सारा आ जाता है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटिंग कॉन्ट्रैक्ट, मैं उसका अकाउंट एक अलग से दो तैयार की, ये सब और लफड़े में है। फिर देखिए हम्म। अब हम बताते हैं अगला टेक्निकल टर्म है, एक्स्ट्रा आइटम। तो एक्स्ट्रा आइटम कहने का मतलब क्या हुआ कि डिपार्टमेंट जो है वो क्या कर दिया ना कि एक्स्ट्रा आइटम ऐड कर दिया वर्क में, पहले से जो एग्जिस्टिंग वर्क था उसमें एक्स्ट्रा आइटम ऐड कर दिया। तो देखो ये बताते हैं कि एक्स्ट्रा आइटम ऐड होता है। ड्यू टू अनफोर्सिन डिफिकल्टीज एंड समटाइम ड्यू टू नेग्लिजेंस while preparing plans and design, मतलब कि प्लान और डिजाइन बनाते समय कुछ गड़बड़ी हो गया या नजरअंदाज उसको कर दिए होंगे स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में समझे कि नहीं सब जरूर है ऐड करना, तो उस केस में एक्स्ट्रा आइटम ऐड किया जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि इट बिकम्स नेसेसरी, यानी कि उसका एडिशन जरूरी है और पहले से जो thing है उसका अल्ट्रेशन भी जरूरी है, तो एक्स्ट्रा आइटम उस केस में आएगा जो पार्ट ऐड करेंगे वो। ठीक है, फिर है इट इज नेसेसरी टू मेंशन द क्लाउज दैट कॉन्ट्रैक्टर इज बाउंड टू एग्जीक्यूट, यानी कहने मतलब कि ये जो एक्स्ट्रा आइटम बना है वो तुम्हारा उसी में लिखा होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट जो साइन कर रहा है ना उसी कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में ही लिखा होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर बाउंड है कि उसको काम करना ही है। जैसे कि लमसम वाला में तो नहीं होता है ऐसा कुछ, लेकिन इसमें आइटम रेट में चलता है ये सब। क्या लमसम में थोड़ी ना वो बाउंड होता है कुछ कि करेगा ही, लमसम में तो कॉन्ट्रैक्टर भी लड़ कॉन्ट्रैक्टर के मन जाएगा, पे है। हर वक्त काम हाँ करेंगे। वही बात है। तो एक्स्ट्रा ये आइटम रेट में ये सब चलेगा कि डिजाइन, ये सब डिजाइन लगता है उसमें भी चेंज नहीं किया जाता है, सिर्फ एक्स्ट्रा आइटम चलता है। तो इसमें क्या हुआ ना, देखो पूरा sentence बोलते हैं, इट इज नेसेसरी टू मेंशन द क्लॉज, ये वाला समझिएगा कि क्लॉज मेंशन होना जरूरी है। रिवाइज ड्राइंग, यानी रिवाइज ड्राइंग दिया, डिजाइन दिया रिवाइज्ड, और नेसेसरी एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी उसको देना होगा डिपार्टमेंट की तरफ से, मतलब टाइम को भी बढ़ाया जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा आइटम है तो उसमें टाइम तो देगा ही एक्स्ट्रा। फिर देखो इसमें और लिखे है ना कि एक्स्ट्रा कोस्ट, यानी कहने मतलब जो एक्स्ट्रा आइटम ऐड हुआ उसका कोस्ट अगर शेड्यूल ऑफ रेट में मेंशन है तो उस हिसाब से मिलेगा, लेकिन अगर उसमें नहीं मेंशन है तो ठीक है मार्केट का रेट लिया जाएगा और म्यूचुअली एग्रीड हुआ जाएगा कि चलो भाई मार्केट का रेट ये है और इतना तय, मतलब एक तरह से होगा। ठीक है, डिटेल एनालिसिस उसका होगा मार्केट रेट का, उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा एक पॉइंट और है जो कि इम्पोर्टेंट है कि एक्स्ट्रा आइटम बनाने से पहले ही उसका रेट पहले ही फिक्स हो जाता है और पहले ही इसमें पेमेंट भी शायद हो जाता है ताकि बाद में कुछ डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, और कुछ पॉइंट ऐड करो तो बोलो। अभी क्या बोले? शायद हम बोले पहले ना, ही पता चल जाएगा तो कहने का मतलब है कि फिक्स्ड, ये तो पहले ही बोले कि जो उसका रेट है हुआ ना मार्केट का एनालिसिस करके लिए या फिर शेड्यूल ऑफ रेट से जो उठाए रेट, वो रेट पहले ही अच्छे से फिक्स हो जाना चाहिए ताकि बाद में जो है वो काम झगड़ा ना हो। और ये फिक्स्ड इन एडवांस बिफोर कैरिंग आउट, कहने मतलब कि काम होने से पहले ही उसको फिक्स कर देना है बस ये। ठीक है। पेमेंट शायद बाद में नहीं होगा, हाँ, पेमेंट बाद में होगा, पेमेंट पहले पेमेंट नहीं तो होगा। बाद में, अच्छा बाद ही में तो अगला, करते हैं। अगला ये हम ही एक और बताते हैं पॉइंट इसमें ये हो सकता है हाँ बोलो। कि मतलब जो काम है उसको तो बढ़ा दिए हम, तो काम हाँ बढ़ा दिए तो टाइम लिमिट भी चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ, टाइम लिमिट तो बिल्कुल चेंज होगा। ई वाला तो लाइन बोले वैसे ना, शेड्यूल भी में नहीं एक्सटेंशन, होगा।
एक्स्ट्रा आइटम। एक्सटेंशन ऑफ टाइम तो देना ही होगा ना, जैसे एक्स्ट्रा आइटम ऐड हो रहा है तो उसी टाइम में कैसे, अगर कर सकता है तो करेगा, हाँ नहीं कर वही। सकता है तो एक्सटेंशन तो देना होगा, डिपार्टमेंट उसका जिम्मेवारी लेगा। फिर है कि एक्सकलेशन ऑफ कॉस्ट। एक्सकलेशन करने का मतलब टाइम थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसका मतलब होता है मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाना, ठीक है। अब इसको रिलेट करना थोड़ा आसान होगा। एक्सकलेशन का जो क्लाउज है ना, वो इसमें यही स्टेट किया हो रहा था कि अगर फ्यूचर में यानी प्राइस ऑफ मटेरियल या वेजेस का रेट जो है इंक्रीज कर गया, ठीक है, कुछ भी कारण हो सकता है बढ़ने का, महंगाई बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है ना वो तो इंक्रीज कर जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उसी प्रोपोर्शनल में, जिस हिसाब से रेट बढ़ा है ना उसी के प्रोपोर्शनल में क्या होगा, बढ़ाया जाएगा। अच्छा, इसमें वाइस वर्सा भी, अगर कम होता है तो कम भी शायद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ केस हो सकता है, ठीक है। इसमें है ना कि इट इज एप्लीकेबल ऑन दोज कॉन्ट्रैक्ट, ये जो एक्सकलेशन ये कॉस्ट हुआ, ये सिर्फ उन्हीं वर्क पे होगा ना जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, 5 लाख है, ये मतलब 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ऑपरेटिव पीरियड करने वाला है ना, जितना में काम उसको कंप्लीट करना था वो 12 मंथ से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तभी एक्सकलेशन ऑफ कॉस्ट का ये दिया है प्रोविजन माना जाएगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन और प्राइस वेरिएशन बी पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर इज कैलकुलेटेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखो इसके लिए दो फार्मूला तो दिया गया, लेकिन इसको हमको पता नहीं कि कैसे काम करता है ये। दो तरह का जैसे वेरिएशन होता है, नहीं, ये तो छोड़ सकते हैं। लेबर कंपनसेशन करने में वो जैसे कि मान लो कि लेबर का चार्ज बढ़ गया, लेबर अपना चार्ज बढ़ा लिया काम करने के दौरान ही, तो उस केस में एक लेबर का कंपोनेंट का भी एक फार्मूला है और मटेरियल का भी एक एम्पिरिकल फार्मूला है, दो तरह का एम्पिरिकल फार्मूला है। इसके हिसाब से उसको ये एक्सकलेशन ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। छोड़ सकते हैं इसको, दूर तो कोई बात नहीं है। और पॉइंट बताओ। एक पॉइंट ये था ना कि ये वही कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होगा जिसका एक्सटेंशन नॉन फाइनलाइज। हाँ, तो वही ऑपरेटिंग पीरियड वही बताया कि एक्सटेंशन पीरियड जो है ना इसको ना लेते हुए 12 मंथ होना चाहिए। अभी नहीं कि काम नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं अगर एक्सटेंशन लिया है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, तो वो पेनाल्टी वाला एक्सटेंशन नहीं हो कि जबरदस्ती लिया हो, वैसा एक्सटेंशन लिया हो जो मतलब पेनाल्टी। देखिए, अगर मान लीजिए हाँ, मेटल का हाँ, डिवीजन हो रेट सकता का है, बिल्कुल, डिवीजन तो बिल्कुल, काम बस तो अटक बराबर। जाएगा। हाँ, काम अभी अटक मैं जाएगा तो पॉइंट फिर टाइम एक्सटेंशन देगा तो पैसा तो हाँ। मतलब देना ही चाहिए। पेनाल्टी देके अगर लिया तो उसमें नहीं दिया 12 जाएगा। मंथ वाला एप्लीकेशन ना, उसमें भी एक्सटेंशन का टाइम ऐड हुआ है, अच्छा, मतलब इसमें एक्सटेंशन के बाद 12 मंथ कौन सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक्सटेंशन जो है वो नॉन पेनाल्टी वाला होना चाहिए, यही ना। एकदम। अच्छा, ठीक है, अच्छा पॉइंट है। चलो अगला कोई बताओ, आर्बिट्रेशन और कुछ बताओ point है। ये था ना कि आफ्टर एस्केलेशन बोथ द कॉस्ट ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ वर्क एग्जीक्यूशन शुड बी एनालाइज्ड एंड आफ्टर अप्रूवल ऑफ हायर अथॉरिटी इट शुड बी एनालाइज्ड। मतलब एम्पिरिकल फार्मूला वाला ही कुछ लिखे नहीं थे और लिखे थे। हाँ, फिर वही कंपनसेशन और प्राइस वेरिएशन के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को पे करेगा, वही लिखे थे। हायर अथॉरिटी जो है ना एनालाइज करेगा, वही अमाउंट को फाइनलाइज करेगा। वही एम्पिरिकल फार्मूला से फाइनलाइज करता है वो। अच्छा वाले में नहीं लिखा। अच्छा, आर्बिट्रेशन के बारे में कौन बताएगा? हम जल्दी बताते बताओ हैं। भाई। हाँ, बताओ आदित्य कब से लेकर आ रहे हैं। आर्बिट्रेशन में एक पर्सन होता है जो अगर ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में अगर कुछ झगड़ा या वाद विवाद होता है तो उसको मतलब कि सुलझाने का काम करता है। और जो पर्सन होना चाहिए वो मतलब कि एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसको ला इस सब के बारे में पता होना चाहिए। और अगर मतलब उसके लिमिट से ज्यादा का अगर झगड़ा है तो उसको कोर्ट में भी ले जा सकता है। हाँ सही बताया। तो आर्बिट्रेटर के बारे में ज्यादा ये बता दिया, आर्बिट्रेशन के बारे में कम बताया। ये पॉइंट जो इफेक्टेड पार्टी रहेगा वो 30 दिन पहले, मतलब 30 दिन के अंदर देना है उसको एक नोटिस, जब उसमें ना हुआ था। बिल्कुल, कहने मतलब 30 दिन पहले दोनों को मालूम होना चाहिए कि ये डिस्प्यूट हो गया है, अब इसका सुलझना मतलब सुलझाने का कुछ होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए जो है। ठीक है, हो गया तो पता ही रहा, इसलिए तो पहले 30 दिन पहले। आर्बिट्रेटर का फी कौन देता है? आर्बिट्रेटर का फी दोनों मिल प्लेयर मार के देता है, इक्वल और खाता जैसे कैसे गाँव में लड़ाई होता है तो कानून का पैसा दोनों देता है वैसा ही। अच्छा, कोर्ट का नहीं आता है, आर्बिट्रेटर के पास कहा जाता है। टाइम बाउंडेशन देता है।
तारीख पे हाँ तारीख जानते नहीं तो डालूंगा थे हाँ आनंद कि तारीख पे तारीख हाँ मिलेगा। तारीख पे तारीख मिलेगा। आप बोले थे भी क्लास में। हाँ तो मजा आ गया तो बोल के। अब क्वालिटी ऑफ आर्बिट्रेटर कुछ होता है, वो थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। जो बता आर्बिट्रेटर चुके है हैं ना, वो सर एक बताया ऐसा बता तो चुका भैया दूसरे को बता चुके अच्छा हैं यही बता दिया था, आर्बिट्रेशन पूरा नहीं लगता कि बताया ठीक से। एक्सपीरियंस जैसे बोला नहीं था, एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, दोनों से एक्सेप्ट होना चाहिए, यही सब ना। आर्बिट्रेशन हाँ वही हाँ होगी, हाँ हाँ सॉल्यूशन हाँ खुदे जो बोल हाँ तो हाँ। चुके हैं कि तो आर्बिट्रेटर के बाद में ज्यादा बोल रहा है, आर्बिट्रे एथियोस बात बोल रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है, हो गया भाई, गलती माफ कर दे भाई। अच्छा, प्राइस वेरिएशन क्लॉज अगला है, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। प्राइस वेरिएशन बोलो स्मो। हम बोले हैं। आओ कौन बोल रहे बोलो। हो? अरे है और कुछ ही मतलब अपन देखिए ना जो प्राइस प्राइस में जो वेरिएशन क्लॉज एक्सप्लेनेशन को है ना, इसका लेसन से रिलेट करके बताना, तो हम कंफ्यूज हो गए थे। किसका प्राइस वेरिएशन क्लॉज और इसकालेशन हमारा दोनों एक ही लग रहा है, पता नहीं एस्केलेशन, क्या। ठीक है हाँ हम बता रहे हैं। देखो प्राइस वेरिएशन क्लॉज क्या है, ये एक टर्म एंड कंडीशन है, समझ लो एक तरह से। एस्केलेशन हो रहा है, मान लो एस्केलेशन कारण जो दाम बढ़ गया, ठीक है, तो जो टेंडर डॉक्यूमेंट में है इससे रिलेटेड टर्म्स एंड क्लॉज होने चाहिए, मतलब टर्म्स होने चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन। तो यही जो टर्म्स एंड कंडीशन है वही प्राइस वेरिएशन क्लॉज है। मतलब तुम्हारे एस्केलेशन में क्या दाम बढ़ गया और उससे रिलेटेड कोई टर्म्स एंड क्लॉज तुम्हारा टेंडर डॉक्यूमेंट में है या नहीं है, समझा। तो वही कारण मतलब डिस्प्यूट हो सकता है वहां पर, इसलिए वो क्लॉज को यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। मतलब एक बस एक क्लॉज है और कुछ नहीं है। मतलब इसी से रिलेट किया इसकालेशन, मतलब इसी पे डिपेंड किया। हाँ वही है, मान डिपेंड लो किया। कि और भी तो कारण हो सकता है एक्सकेलेशन का, तो उसी को इसमें ऐड हाँ कर तो दिया, एक्सकेलेशन में मतलब ना रख के। बस इसके लिए टर्म तो कॉन्ट्रैक्ट लिए करो। है कि प्राइस डिक्रीज होने पर भी मतलब घटता है। हाँ लिखे तो है वाइस वर्सा हाँ यार। एकदम लिखेगा। ठीक, और था इसमें उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये मतलब बता चुके हैं। अब ये जो क्लॉज है आमतौर पे बेसिक रेट्स ऑफ स्टील, सीमेंट, ब्रिक एंड ये सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है। इतना ही था, बाकी आगे कंटिन्यू करो। किसमें क्या लगता है? मतलब बेसिक मटेरियल जो होता है ना, जैसे कि स्टील, सीमेंट, सैंड, ब्रिक, इस पे एप्लीकेबल होता है। अरे यार मार्केट पे ज्यादा फ्लक्चुएट होने को सकता है। हाँ हाँ, साइक्लिक फ्लक्चुएट उन सब पे लगता है, ठीक बोल रहा है। अच्छा एक और लगता है कि कुछ पॉइंट था कि जो उन सब ऑब्जेक्ट पे लगता है जो कि इन ऑर्डर टू खराब नहीं होता है, ऐसा कुछ था क्या? रुको यार, बट ड्यू टू terms of condition does not allow to change in variation of price during progress of work। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है मतलब काम के दौरान जो प्राइस में वेरिएशन उसको अलाउ नहीं करता है, ठीक है। लेकिन कुछ कारणों से जो मार्केट में प्राइस है वो चेंज हो सकता है, जो कॉन्ट्रैक्टर को एडवर्सली अफेक्ट करेगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ जस्टिस हो, इसके लिए मतलब प्राइस दिया जाता है, ठीक है। और इस क्लॉज में यही बात लिखा हुआ है कि मतलब जो भी बेसिक मटेरियल्स है उसी पे ज्यादा लगता है, और लेबर तो उतना जल्दी चेंज नहीं होता है यार, लेबर रेट थोड़ी ना जल्दी चेंज होता है। उसके लिए तो मतलब हर बार नया बिल आता है कि लेबर रेट का चेंज होगा। हाँ लेबर वाला तो चेंज नहीं करता जल्दी, मटेरियल कहीं फ्लक्चुएट करेगा। हाँ, जो कि फ्लक्चुएट होता है उसके लिए ज्यादा होता है। थोड़ा कंफ्यूजन में तो है एक्सकेलेशन और ये दोनों में, ठीक बोला था मैंने। तो सीधा सीधा लिख दिया है यार, इन केस ऑफ प्राइस एस्केलेशन होगा उसी केस में ना हम लोग को प्राइस वेरिएशन क्लॉज डालना होगा। अरे वो बात तो है, अलग टाइम का सुना दिया। अलग से सिलेबस में तो क्लॉज है ना यार, ये क्लॉज है, समझ लो, नियम कानून नया हाँ एगो नियम हो वही समझ लियो, काहे कि क्लाउज लिखल है तो नियम ना होगा ये। लिखित मतलब प्राइस वेरिएशन करने मतलब कि मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा तो चुपचाप जाओ एस्केलेशन कॉस्ट में। चलो अब इधर डिफेक्ट लिएबिलिटी पीरियड बताएगा मन, क्या हम बताएं? बता देते हैं। क्या आप लेके बता दो। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर को मतलब जो वर्क करता है अगर उसमें क्वालिटी या बैड वर्कमैनशिप पाया गया तो उसको है जो स्पेसिफिक पीरियड, वही डेट ऑफ कंप्लीशन से उसके अंदर अगर वो मिल गया तो उसको वो ठीक करना है,
ये जरूरी है, यही कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में लिखा जाता है। और वो जो स्पेसिफिक पीरियड हुआ वही हुआ डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। जनरली ये जो होता है 1 साल होता है, लेकिन 5 साल होता है। अगर वाटर प्रूफिंग वर्क रहा तो 5 साल भी लेते हैं। वही है, दो तीन में इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं हम, और क्या। वही है, इफ एनी डिफेक्ट इज नोटिस ड्यूरिंग द डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, immediately the Once contractor should be asked to rectify the same. If contractor fails to attain the same, then department will get it rectified through other piece worker of department and recover the cost from contractor security deposit. वही है, लिक्विडिटी पीरियड में अगर मिला, मतलब लाइबिलिटी पीरियड में, और अगर वो नहीं ठीक कर पाया तो वही है, उसका जो पेनाल्टी है सिक्योरिटी डिपॉजिट से काट लेता है, काहे कि देने से उसको रहा लिक्विडिटी पीरियड। लिक्विडिटी पीरियड बोलो तू। यार लिक्विडेटेड डैमेज है। लिक्विडेटेड डैमेज ना है यार। अच्छा, एयरपोर्ट के लिए सर बताया था कि 8 साल के लिए था पहले, अब चेंज हो गया क्या? नहीं लिखा हुआ। अरे सही सही बताए थे। आमतौर पे जो होता है वो बता रहे हैं सर। क्या रुको, लिक्विडिटी बताते हैं हम, तुम्हारा लिक्विडेटेड बताना। लिक्विडेटेड है देखो, अरे लिक्विडेटेड ही समझो ना, लिक्विडेटेड मतलब पास्ट में चल रहा है, ठीक है। लिक्विडेटेड डैमेज नाम हुआ क्या रखा है? लिक्विडेटेड कुछ पास नहीं रहा। लिक्विडेटेड का मतलब हुआ ना, कुछ नहीं करने का मतलब वो, ठीक है। इज एन अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल टू ओनर और डिपार्टमेंट बाय द कॉन्ट्रैक्टर ड्यू टू डिले इन कंस्ट्रक्शन। यही है, मतलब पेनाल्टी जैसा ही कुछ समझो इसको, कि कॉन्ट्रैक्टर को देना होगा, कब देना होगा? जब डिले कर दिया, यानी कि बाकी का कल करियो क्या? लो 9 बजे वाला। अरे अमाउंट ऑफ मतलब अमाउंट ऑफ कंपनसेशन ये हुआ जो कि ऑनर या डिपार्टमेंट को देगा कॉन्ट्रैक्टर। तो क्यों देगा भाई? तो डिले इन कंस्ट्रक्शन में वो देरी कर दिया, इस कारण से देगा। तो लिक्विडेटेड का मतलब समझो ना कि आउटडेटेड जैसा हो गया, यानी कि टाइम पार कर गया कॉन्ट्रैक्टर का। फिर द कॉन्ट्रैक्टर से पेड टू द ऑनर और डिपार्टमेंट द सम ऑफ मेंशन इन द टेंडर या लिक्विडेटेड डैमेज का कुछ क्लॉज रहता है, उसी हिसाब से वो देगा वो, मतलब कि कंपनसेशन अमाउंट। सच डिफॉल्ट एंड नॉट पेनाल्टी ऑफ एवरी डे। अच्छा, इसमें लिखा हुआ ना कि ये सब जो डिफॉल्ट होता है वो पर डे के हिसाब से नहीं लगता है। अरे यार नहीं, हम पूरा फिर से लिक्विडेटेड हम में पढ़ देते हैं। बता रहे थे। देखो, द कॉन्ट्रैक्टर शैल पे टू द ऑनर और डिपार्टमेंट द सम मेंशन्ड इन द टेंडर। ये बात तो क्लियर है कि टेंडर में जितना मेंशन है उतना ही कॉन्ट्रैक्टर देगा, ठीक है। एज लिक्विडेटेड डैमेज फॉर सच डिफॉल्ट, मतलब जिस तरह का गड़बड़ी किया है, मतलब टाइम से रिलेटेड ही गड़बड़ी इसमें होता है, उसके लिए। नॉट एज द पेनाल्टी फॉर एवरी डे, यानी एवरी डे का जो पेनाल्टी वो अलग से उसका लगते रहेगा, समझ रहे हो। और लिक्विडेटेड डैमेज भी उसको देते रहना है, यानी 2 तरह का पेनाल्टी एक बार में लगेगा। ये करने का मतलब हुआ ये ना। लिक्विडेटेड डैमेज को पेनल्टी लिक्विडेटेड डैमेज हुआ क्या कि मान लीजिए हम कोई पर्पस से कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं, हाँ। और वो पर्पस जो टाइम है उससे बियॉन्ड बहुत बाद में खत्म किए, तो वो जो मेरा पर्पस है बनाने का वो तो डैमेज हो गया। तो जो मेरा पर्पस डैमेज हुआ उसके कारण मेरा जो नुकसान हुआ, उससे वो जो पैसा हम ले रहे हैं वही हमारा हो गया लिक्विडेटेड डैमेज। हाँ, मतलब कि उसका यही हुआ। पेनाल्टी जो लगेगा ना उसको, वो तो हम खराब कर दिया तब पेनाल्टी देते हैं। मटेरियल या वर्कमैनशिप पे लगेगा, ठीक है। यानी कहने मतलब मटेरियल और वर्कमैनशिप का जो पेनाल्टी लग रहा है वो तो लग ही रहा है। टाइम अगर ज्यादा ले लिया तो उसका और लिक्विडेटेड डैमेज उसका पेनाल्टी आएगा। हाँ ठीक है, लेकिन वो वाला लाइन बोले की जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे। अच्छा ठीक है। लिक्विडेटेड डैमेज जो है ना रिकवरेबल नहीं है किस केस में? मान लो कि डिले इन गिविंग द पोजीशन ऑफ लैंड, डिपार्टमेंट इन लैंड देने में देरी कर दिया, तो ठीक है, उसका तो टाइम बढ़ ही जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर से गलती जब नहीं रहेगा तब तक लिक्विडेटेड डैमेज रहेगा। क्या फिर से बोलो तो? कॉन्ट्रैक्टर का गलती नहीं है किसी भी टाइप से, वही है। मान लो कि टाइम लिमिट नहीं मेंशन किया कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए तो मनमौजी काम शुरू करेगा बंद करेगा, ठीक है। फिर है एक और है डिले ड्यू टू एक्स्ट्रा आइटम ऑफ वर्क। एक्स्ट्रा आइटम ऐड कर दिया ना, तो इस केस में क्या होगा कि क्या बोलते हैं कि टाइम तो ज्यादा जाएगा ही, तो वो लिक्विडेटेड डैमेज के अंडर में ही आएगा। फिर है ना कि डिजाइन और ड्राइंग अगर चेंज कर दिया डिपार्टमेंट, उस केस में भी लिक्विडेटेड डैमेज नहीं लिया जाएगा। यह है कि डिजाइन ड्राइंग बोल दी उसको और स्पेसिफिकेशन अगर चेंजिंग कर दिया तो उस केस में लिक्विडेटेड डैमेज नहीं अप्लाई होगा। समझ जाओ, लिक्विडेटेड डैमेज का मतलब आउटडेटेड हो गया, मतलब टाइम पीरियड उसका खत्म हो गया है, उसके बाद भी उससे काम करवा रहे हैं तो लिक्विडेटेड डैमेज लेते हुए काम करवाएंगे उसको, ठीक है।
एक पॉइंट ये था इसका कि डायरेक्ट रिलेट नहीं करता है पेनाल्टी, मतलब जो डैमेज हुआ उससे रिलेट नहीं करता है, क्योंकि हाँ पता ही नहीं रहेगा डैमेज क्यों हुआ। लिक्विडेटेड डैमेज हैज नो रिलेशन विद एक्चुअल डैमेज। हाँ, एक्चुअल वो डैमेज बताया टाइम ना कि बोल सकते हैं और क्या। हाँ एक्चुअल डैमेज हुआ तुम्हारा मटेरियल और वर्कमैन का, हाँ। वर्कमैनशिप का, और ये टाइम का डैमेज हो रहा है जो करण बताया अच्छा से। हाँ, तो अनलिक्विडेटेड पेनाल्टी और डैमेज बताओ लिक्विडेशन करण, में हो सकता है लेकिन क्या 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 अनलिक्विडेटेड में पेनाल्टी वही सामान, पेनाल्टी और लिक्विडेटेड में डिफरेंस पूछ सकता है ना। हाँ पूछ तो सकता पेनाल्टी है और बे। लिक्विडेटेड। पेनाल्टी देखो लिक्विडेटेड डैमेज तुमको नहीं सबसे आएगा, अच्छा डैमेज पूछ सकते था पेनाल्टी और वही जो एक और क्या पूछ सकते थे, कंपनसेशन कंपनसेशन पूछा था, तो एकदम लिक्विडेटेड डैमेज कंपनसेशन है यार। आज पूछे था ना एकदम लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड। प्रोक्योरमेंट और परचेज एकदम बारीकी से डिफरेंस निकालना था, वैसे रुक निकालना पड़ेगा। बड़ी हंसी है लल में ए सर्च कर लो भाई मिल दोनों जाएगा। लग रहा था क्लियरली कि दोनों अलग अलग है। एक को मिल जाएगा, एक को खरीदो सीधे डिफरेंस पता लग रहा है। अरे अनलिक्विडेटेड बोलो यार, अरे रुक भाई बोल दो क्वेश्चन था। दिस इज एन ऑर्डिनरी डैमेज हैविंग रिलेशन विद द एक्चुअल डैमेज वन। अनलिक्विडेटेड डैमेज क्या हुआ, तुम्हारा एक्चुअल डैमेज से इसका लेना देना है, यानी कि कहने मतलब मटेरियल का डैमेज हुआ है, खराब से काम किया है। जैसे कि देखो मेरा जो गौशाला बनाया है ना वो मिस्त्री, वो क्या कर दिया ना कि एक दीवार तो ठीक है सीधा बनाया है, शायद प्लम्बर का ठीक से यूज किया है, लेकिन एक तरफ का दीवार थोड़ा सा तिरछा कर दिया है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल जमीन से परपेंडिकुलर नहीं है, वो थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, पीसा का मिनारेशन, तो कभी गिर सकता है, उस पर नॉर्मल फोर्स नहीं आ रहा है, तो ठीक है, तो वो मटेरियल का लॉस कर दिया, वर्कमैनशिप बनाएगा वो, ठीक है, तो अनलिक्विडेटेड डैमेज में वो आया था। फिर इट विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डैमेज एंड वाइस वर्सा। अब देखो जितना ज्यादा डैमेज करेगा उसी हिसाब से अनलिक्विडेटेड डैमेज का उसका भरपाई करना होगा, कम करेगा तो कम लगेगा। ये दो पॉइंट लिखे हैं भाई, और ऐड करो इसमें सर वाला पॉइंट, इतना ही है तो ये पॉइंट है अनलिक्विडेटेड में। ये तो बड़ा। चलो अब आज आपकी टेंडर भरेंगे ना, तो कौन कौन सा पॉइंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर अब को करना है यार, तो यार अब छोड़ एक दो घंटा भाई, हुआ ना, यार टारगेट नाम का चीज सुना है, एकदम नहीं। टारगेट कॉन्ट्रैक्ट, टारगेट कॉन्ट्रैक्ट का बात नहीं हो रहा है। पहले जैसे अच्छा सबका वोटिंग, बोले नहीं मैसेज चार्ज लगेगा लिक्विडेटेड। अच्छा ठीक है वोटिंग करवा ले, वोटिंग करवा ले, हम तो ऑलवेज रेडी रहने वाले भाई हैं, तो हम मेरा वोटिंग यस है, और तुम लोग चार में से बताओ। मेरा ना है। आओ इधर मत भाई। चल भाई अभी तो तुम लोग जीत रहे हो, अनुज चुप हो गया। हाँ जी हम तो करवे करेंगे। करेंगे, चल 2-2 से बराबर, अब जो भी डिसाइड होगा आदित्य। मेरा भी यस है। चल भाई होना चाहिए, अरे यार ये बोल भी नहीं रहा है, सिर्फ वोट देने के लिए होना आया है। चाहिए। तो बताइए तो वोट देने में ऐसा थोड़ी ना है कि कौन क्या बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो सबका अधिकार सेम होता है। चल भाई जल्दी जल्दी सही बता है। देना, खत्म हो जाएगा। चलो कामयाब हो जाओ। आवाज नहीं आ रहा है यार, क्या कर रहा है तेरा फिर से? बताओ मैं संदीप फिलिंग द भाई टेंडर चले बाय गए कॉन्ट्रैक्टर। अरे यार लिखे नहीं है इसलिए बोल रहा था, लिखे नहीं है आगे वहीं तो पे नहीं है कि चक्कर मतलब भाग गए हैं। कोई नहीं लिखा बुक है, खोल के बता सकते हैं वैसे। अबे हटाओ यार कहना ना। हाँ, तो ठीक है तुम कल ले करते लिए। हैं, ठीक है एक ठीक है वीडियो भाई बना लो। लिख लेना, लेकिन कल पक्का लिख लेना। का तो स्टार्ट होने वाला था, अरे वही ना इन्वायरमेंट स्टार्ट होने वाला है यार, यहाँ तो पर रहने दो ना, हम का फंस दिक्कत है, बाद में फिर करेंगे कहीं। क्या दिक्कत है यार? गए, दुविधा में फंस गए भाई। अभी एग्जाम नहीं आ रहा है, अभी कल परसों, अभी 1 महीना है। मैम वाला मैसेज फॉरवर्ड किया ना तुम लोग, तो मैम कुछ बोली है कि हार्ड और इजी दोनों रहते बाबू। ऑब्जेक्टिव बोलिए ना। तो हर बार की हाँ बात ऑब्जेक्टिव है, ही है। नया